हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइनिंग सक्सेस इन इंग्लिश। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में द लास्ट लेसन चैप्टर के फर्स्ट हाफ को कंप्लीट किया था और आज हम इसमें अपने सेकंड हाफ को कंप्लीट करने वाले हैं। हमने उस वीडियो में जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो ये कि फ्रांज अपने लेसन को बहुत अच्छे से समझता है, सीख लेता है और उसे पता चलता है कि ये इस वजह से नहीं हुआ कि आज वो क्लास अटेंड किया है, बल्कि इसके पीछे सबसे मेन रीजन ये रहा कि उसने एम हेमल की बात को बहुत अटेंटिवली, बहुत ही केयरफुली सुना। दूसरी तरफ वो ये भी ध्यान देता है कि एम हेमल आज अपनी इस लेसन को बहुत ही पेशेंटली टीच किए। एम हेमल का पेशेंस और फ्रांज का जो अटेंटिवनेस है, ये दोनों मिलकर के आज एक फ्रूटफुलनेस में कंप्लीट हो गए और फ्रांज इस लेसन को अच्छे से सीख पाया। उसे यह भी महसूस हुआ कि आज ऐसा लगता है एम हेमल जितना भी नॉलेज रखते हैं, आज वो सारा नॉलेज एक ही बार में हमारे दिमाग में सेट कर देना चाहते हैं, हमारे दिमाग में इन्फ्यूज कर देना चाहते हैं। इसके बाद आगे की जो बात है आज इस वीडियो में, आफ्टर द ग्रामर, जब फ्रांज कहता है कि उसने ग्रामर यानी पार्टिसिपल का पोर्शन कंप्लीट कर लिया, वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, अब हमारा लेसन राइटिंग का था। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एम हेमल हमारे लिए कुछ न्यू कॉपीज लेकर के आए थे, जिस पर क्या लिखा था, रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, बहुत ही खूबसूरत, ब्यूटीफुल राउंड हैंड मींस इन ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। उस पर लिखा था फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास। फ्रांस कंट्री का नाम है, अल्सास रीजन का नाम है जहां से फ्रांस बिलोंग करता है। फ्रांस आगे कहता है, दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, ऐसा लग रहा था मानो क्लासरूम में ये फ्रांस के झंडे, फ्रांस के फ्लैग्स की तरह इधर उधर लहरा रहे हैं। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और जो कॉपीज, न्यू कॉपीज हमें एम हेमल ने दी थी वो एकदम फ्रांस के फ्लैग की तरह लग रहा था और ऐसा लग रहा था ये हमारे डेस्क के ऊपर रॉड में लगे हुए फ्रांस के नेशनल फ्लैग्स। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, अगर आप होते तो आप देखते कि कैसे हर कोई अपना काम शुरू कर दिया। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितनी शांति से हर व्यक्ति अपना काम कर रहा था। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन ओवर द पेपर, और केवल एक ही साउंड सुनाई दे रही थी पूरे क्लासरूम में, वो थी पेपर के ऊपर पेन की स्क्रैचिंग, यानी पेन से कुछ लिखने की जो आवाज होती है। Once some beetles flew in, एक बार कुछ बीटल्स अंदर आ गए, but nobody paid any attention to them, किसी ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। Not even the littlest ones, even क्लास का जो सबसे छोटा बच्चा था, who worked right on tracing their facehooks, जो कि अपनी कॉपी पर फेसहुक्स की ड्राइंग कर रहा था, as if that was French too, ऐसे मानो कि वो जो फिश हुक है वो भी फ्रेंच हो, फ्रेंच ओरिजिन का हो। इतना डेडिकेशन के साथ उस फिश हुक को ड्रॉ कर रहा था, उसने भी उन बीटल्स की तरफ ध्यान नहीं दिया। फ्रांस यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि सब लोग कितने डेडिकेटेड थे, कितने डिटरमाइंड थे अपना काम करने के लिए। ऑन द रूफ, छत पर, द पिजन्स कूड वेरी लो, कबूतर बहुत ही धीमी आवाज में गुटरगू कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और फ्रांस कहता है कि मैंने खुद से सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, कि जो प्रूसियन आर्मी है ये आज इन्वेड कर ली है फ्रांस को, तो हम लोगों को तो ये जर्मन लैंग्वेज इम्पोज कर रहे हैं, हमारे ऊपर थोप रहे हैं, लेकिन क्या ये कबूतरों को भी जर्मन में गाने के लिए मजबूर करेंगे? क्या अब कबूतरों को भी जर्मन में सिंगिंग करनी पड़ेगी? तो फ्रांस के मन में इस टाइप का एक क्वेश्चन आ रहा है कि ह्यूमन तो ह्यूमन, क्या एनिमल्स को भी ये जर्मन सिखाएंगे? आगे फ्रांस कहता है, whenever I looked up from my writing, जब I looked up from my writing, मैं अपने राइटिंग के काम से थोड़ा सा ऊपर की तरफ सर करके देखा, I saw, मैंने क्या देखा, एम हेमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, एम हेमल अपनी चेयर पर मोशनलेस, एकदम शांत स्टेशनरी पोजीशन में बैठे हुए हैं। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और वो पहले एक चीज को देखते हैं, देन एट अनदर, और फिर दूसरी चीज को देखते हैं। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन द लिटिल स्कूल रूम, एज इफ, मानो, मानो कि वो चाहते हैं हर उस चीज को जो स्कूल रूम में उस समय दिख रही थी उसको अपने माइंड में फिक्स कर लेना। उस क्लासरूम में दिख रही हर चीज को वो अपने दिमाग में एकदम फिक्स कर लेना चाहते हैं, एकदम पेस्ट कर लेना चाहते हैं। फैंसी,
इमेजिन, वो कहता है कि कितना कल्पना भरा था क्या। फॉर 40 years he had been there in the same place। ये बात कितनी विचित्र है कि वो लगातार 40 साल से इस स्कूल में, एक ही जगह पर इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं। और विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, जहां विंडो के बाहर उनका गार्डन हुआ करता था, एंड इन फ्रंट ऑफ हिम, एंड क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनकी आंखों के सामने, उनके ठीक सामने उनकी क्लास। एक तरफ उनका गार्डन हुआ करता था विंडो के बाहर, और उनकी आंखों के ठीक सामने उनकी क्लास। एक ही जगह पर इस तरह से गार्डन क्लास करते करते एम हैमल ने यहाँ 40 इयर्स सर्विस दी। आगे फ्रांज कहता है, ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैज worn स्मूथ। अब तक कुछ भी नहीं बदला था, ना वो क्लासरूम बदला था, ना ही उनका वो गार्डन बदला था। अगर कुछ चेंजेस है तो वो चेंजेस ये हैं, ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ। जो डेस्क एंड बेंचेस हैं इन 40 सालों में बस वो थोड़ा सा घिस करके चिकने हो गए थे। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर। बगीचे में लगे हुए अखरोट के पेड़ लंबे हो गए थे। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ। और जिस होप वाइन को, एक बेल होती है, उस बेल को उन्होंने बगीचे में कभी रोप दिया था, कभी उसके सीड बो दिए थे, वो आज क्या हो गई थी, ट्वाइंड अबाउट द विंडो टू द रूफ। वो खिड़की से लेकर के छत तक अब डबल हो गई थी, ट्विंड हो गई थी, दोहरी हो गई। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन। आगे फ्रांज कहता है कि उस व्यक्ति के लिए, उस इंसान के लिए ये कितना दिल तोड़ने वाला होगा जब वो इस सब चीजों को छोड़ करके जाएगा, जब इस प्लेस को वो छोड़ करके जाएगा, वो बेचारा आदमी एम हैमल, तो उनके लिए ये कितना दिल दुखाने वाला होगा। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव। और ये सुन करके कि उनकी सिस्टर ऊपर रूम में क्या कर रही है, पैकिंग देयर ट्रंक्स, सामान, ट्रंक्स अपने बक्से, बक्से में अपना सामान पैक कर रही है। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें नेक्स्ट डे ये कंट्री छोड़ करके जाना है। तो इसीलिए फ्रांज यहाँ पर कहता है कि जब वो ये सब देखते हैं, ये सीन सुन रहे होंगे और ये सब चीजें देख रहे होंगे कि मुझे कल ये सब छोड़ करके जाना है, तो ये उनके लिए कितना कष्टकारी होगा, कितना पेनफुल होगा। फ्रांज आगे कहता है, बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन आज उनके अंदर वो करेज है। क्या करेज है कि वो हर लेसन को बिल्कुल लास्ट तक सुनने की क्षमता रखते हैं। आफ्टर द राइटिंग कंप्लीट करने के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। फिर हमने हिस्ट्री का लेसन स्टार्ट किया। यानी इस तरह से फ्रांज आज 3 लेसन्स की बात करता है जो एम हैमल ने उनके साथ शेयर किए। फर्स्ट वाज द लेसन ऑफ ग्रामर, द सेकंड वाज द लेसन ऑफ राइटिंग, एंड दिस थर्ड लेसन ऑफ हिस्ट्री। एंड देन द बेबी चेंटेड देयर बा बेबी बो। यानी ये क्या है, ये वर्णमाला है, ये अल्फाबेट्स हैं जो वो स्टूडेंट, ये सिलेबल्स हैं वो स्टूडेंट लर्न कर रहे हैं जिनको। तो उन्होंने कहा कि बच्चे जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, बा बेबी बोबू, वो ये पढ़ रहे हैं। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, और पीछे रूम में, ओल्ड हाउजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स। ओल्ड हाउजर अपने चश्मे रखे हुए हैं, पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, पुट ऑन मतलब पहनना, उन्होंने अपने चश्मे पहने हुए हैं। होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड, और वो ओल्ड हाउजर बूढ़ा आदमी चश्मा पहन करके अपने हाथ में एक प्राइमर, प्राइमर इज द बुक ऑफ प्राइमरी सेक्शन, प्राइमरी सेक्शन की जो राइमिंग की बुक है उसको हाथ में लिए हुए है और उसको अपने दोनों हाथों से पकड़े हुए है। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, वो भी उन बच्चों के साथ आज पढ़ रहे हैं। रीजन, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आज केवल फ्रांज, एम हैमल एंड जो छोटे स्टूडेंट हैं, प्राइमरी सेक्शन के स्टूडेंट, केवल वे ही नहीं इतने मन से पढ़ रहे हैं, बल्कि उनके साथ फ्रांस के अल्सास रीजन के बूढ़े बूढ़े लोग भी स्कूल अटेंड किए हुए हैं और वो क्लासरूम में उतने ही डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हैं। यू कुड सी दैट, आप अगर उस टाइम पर होते, फ्रांस कह रहा है, तो आप देख सकते थे, वॉज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन। आप उनको सुन सकते थे कि कैसे अपनी कांपती हुई आवाज में रोते हुए आज वो भी पढ़ रहे हैं जो कभी स्कूल अटेंड नहीं किए, जिन्होंने कभी इतने मन से अपनी स्टडी नहीं की, वो भी आज हमारे बीच बैठ करके आंसू बहाते हुए पढ़ रहे थे। एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। और ये जो सीन क्रिएट हो रहा था, ये बहुत ज्यादा फनी था, और इस फनी सीन को देखते हुए हमें कई बार हंसी भी आ रही थी,
लेकिन हम अंदर ही अंदर इतने ब्रोकन थे, इतने टूटे हुए थे कि हमको भी उनको देख करके रोना आ रहा था। उन रोते हुए लोगों को देख करके हमें रोना भी आ रहा था और हंसना भी आ रहा था। आह, हाउ वेल आई रिमेम्बर इट। फ्रांज कहता है कि कितनी अच्छे से मुझे याद है, दैट द लास्ट लेसन, वो लास्ट लेसन मुझे बहुत अच्छे से याद है। इन नेक्स्ट पैराग्राफ, ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। फ्रांज इज सेइंग दैट इट वाज द 12 o'clock एंड चर्च क्लॉक स्ट्रक। चर्च क्लॉक ने 12 बजे की घंटी बजाई। देन द एंजेलस, और उसके बाद ये जो टाइम था ये एंजेलस का टाइम था। एंजेलस मतलब क्या होता है, चर्च की प्रेयर, और उस टाइम पर जो बेल बजती है उसको भी एंजेलस बेल कहा जाता है। तो फ्रांज कहता है जैसे ही क्लॉक में, चर्च की क्लॉक में 12 बजे, उसके बाद एंजेलस के लिए बेल रिंग हुई। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ द प्रूसियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, और यही वो टाइम था, उसी टाइम पर ट्रम्पेट की साउंड सुनाई दी। इसका मतलब था कि अब प्रूसियन आर्मी जो है वो ड्रिल कंप्लीट करके वापस लौट रही है अपने कैंप में। साउंडेड अंडर आवर विंडो, हमारी खिड़की से ये सारी चीजें बाहर की आवाजों के साथ सुनाई दी कि चर्च की बेल बजती है, क्लॉक 12 बजाने का टाइम जो है उसकी आवाज सुनाई देती है, और प्रूसियन ट्रम्पेट की आवाज हमको विंडो से सुनाई दी। एम हेमल स्टूड अप वेरी पेल। एम हेमल खड़े हुए, वेरी पेल, पेल मीन्स येलो, यानी उनका चेहरा एकदम फीका पड़ा हुआ था। वो स्टैंड अप हुए, खड़े हुए, इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर। आई नेवर सॉ हिम सो टॉल, और आज जब वो अपनी चेयर पर खड़े हुए तो इतने लंबे दिख रहे थे जितना लंबा आज तक मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। He said, एम हेमल सेड, माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, आए, वो आए यानी मैं कहते रह गए, बट समथिंग चोक्ड हिम, किसी चीज ने उनका गला बंद कर दिया, यानी उनका गला रुंध गया, उनका गला धीरे से चोक हो गया, वो बोलने की कंडीशन में नहीं थे। ही कुड नॉट गो ऑन, और वो बस आए के आगे नहीं कह सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ घूमे। टुक ए पीस ऑफ चौक, एक चौक उन्होंने उठाई, एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट क्षमता, स्ट्रेंथ, और उन्होंने अपनी पूरी क्षमता के साथ लिखना स्टार्ट किया। ही रोड एट लार्ज एज ही कुड, जितना बड़ा बड़ा वो लिख सकते थे अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ उन्होंने लिखा। विवेला फ्रांस, इसका मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, तुम बहुत लंबे समय तक रहो। उन्होंने एक ब्लेसिंग दी फ्रांस को। जब उनकी ये ब्लेसिंग्स कंप्लीट हुई, देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, फिर उन्होंने क्या किया, वो रुक गए और उन्होंने अपना सर दीवार की तरफ झुका लिया, दीवार से सटा लिया। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना एक भी शब्द कहे, he made a gesture to us with his hand, उन्होंने अपने हाथ से हमें इशारा किया, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, और इशारा किया कि स्कूल डिसमिस हो चुका है और अब आप जा सकते। और इस तरह से dear students, we have completed this lesson, the last lesson. After finishing the chapter, now we will have a little discussion over the chapter. इस chapter analysis में आज जो चीजें हम पढ़ने वाले हैं वो आपको एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो उसमें आपको जो मटेरियल चाहिए होगा वो मटेरियल आपको एकदम माइंड में क्लिक करेगा कि हाँ ये चीज हमको इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के आंसर में इंक्लूड करनी। तो देखते हैं क्या, हु इज एम हेमल इन दिस चैप्टर। एम हेमल, he is a sincere and strict teacher of the French language who is passionately patriotic. He break down at the end of his last lesson. एम हेमल बहुत ही सिंसियर और स्ट्रिक्ट टीचर हैं फ्रेंच लैंग्वेज के। वो अंदर से बहुत ही ज्यादा पैट्रियोटिक हैं, यानी देशभक्त हैं। वो अपने कंट्री फ्रांस को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ही ब्रेक्स डाउन एट द एंड ऑफ हिज लास्ट लेसन, जब लास्ट लेसन तक वो पहुंचते हैं, यानी जो उनका रिटायरमेंट का टाइम होता है, नेक्स्ट डे ही हैज टू रिटायर फ्रॉम हिज कंट्री, उनको अपनी कंट्री को छोड़ना होता है, तो वो लास्ट लेसन के दिन बहुत ही ज्यादा अंदर से ब्रोकन फील करते हैं, बहुत ही ज्यादा अंदर से टूटे हुए हैं। Who is Franz? He is a sensitive and honest schoolboy who accepts his fault of ignoring his lesson. फ्रांज एक सेंसिटिव एंड ऑनेस्ट स्कूल बॉय है जो एक्सेप्ट करता है कि हाँ उसके बहुत सारे फॉल्ट्स रहे हैं कि उसने अपने लेसन्स को इग्नोर किया है, यानी वो केयरलेस रहा है। नेक्स्ट, फ्रांज नोटिसेस मेनी अनयूजुअल थिंग एट स्कूल। जब फ्रांज स्कूल पहुंचा लास्ट लेसन के दिन, तो अपनी सीट पर पहुंचने के बाद उसने क्लास में कुछ डिफरेंट नोटिस किया। इट वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो हटके था। क्या था? आफ्टर फ्रांज हैड कम डाउन, जब फ्रांज शांत होकर के अपनी सीट पर बैठ जाता है, ही नोटिस्ड दैट
एम हेमल वॉज वियरिंग अ स्पेशल अटायर। आज एम हेमल एक स्पेशल अटायर पहने हुए हैं, एक डिफरेंट ड्रेस पहने हुए हैं, एक विशेष ड्रेस पहने हुए हैं। क्या? विच ही वोर ओनली ऑन स्पेशल ओकेजन। ये वो ड्रेस है जो वो जब भी स्पेशल ओकेजन होता था, कुछ विशेष मौका होता था, तब वो पहनते थे। द होल स्कूल वॉज सो स्ट्रेंज। आज पूरा स्कूल एक अलग ही टाइप का दिख रहा था, बड़ा अजीब लग रहा था। एंड अ सीरियसनेस प्रिवेल्ड इन द एटमोस्फियर। सारे एटमोस्फियर में आज एक सीरियसनेस फैली हुई थी। बट व्हाट सरप्राइज एंड कंफ्यूज्ड हिम द मोस्ट, लेकिन जिस चीज ने उसे सबसे ज्यादा सरप्राइज किया और कंफ्यूज किया, was to see the village people sitting quietly on the back benches। कि आज स्कूल रूम में, आज क्लासरूम में बैक बेंचेस पर गांव के लोग, विलेज पीपल बैठे बैठे हुए हैं, वो भी बड़ी शांति से। दे ऑल लुक्ड वेरी सैड। और वो भी बहुत ज्यादा दुखी दिख रहे हैं। नेक्स्ट, व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन? The order had come from the Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine, and he would be leaving the school uh, the next day। ऑर्डर ये आया था कि अल्सास और लॉरेन के स्कूल में कल से जर्मन लैंग्वेज टीच की जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज अब ज्यादा टीच नहीं की जाएगी, और जो फ्रेंच टीचर हैं उनको ये कंट्री लीव करना होगा। फ्रांस रिग्रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि आखिर फ्रांस किस चीज पर रिग्रेट करता है। He regretted not having learned his lessons when there was still time। उसे इस बात पर पछताना पड़ा, पश्चाताप करना पड़ा कि जब उसके पास टाइम था तब उसने अपने लेसन्स को अच्छे से नहीं पढ़ा। Now, अब he will never be able to learn them। और अब वो उन्हें कभी नहीं पढ़ पाएगा। He had wasted his precious time away from the classes। उसने क्लास से बाहर रह करके अपने प्रीशियस टाइम, जो अनमोल टाइम है, वो खो दिया है। क्यों? क्योंकि he was engaging himself in useless activities। उसने अपने आप को, वो हमेशा क्या करता था, यूजलेस एक्टिविटीज में एंगेज करके रखता था। जैसे लाइक सीकिंग बर्ड्स एग, वो चिड़ियों के अंडे ढूंढता फिरता रहता था। गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार रिवर एंड सो ऑन। और जो सार रिवर है उस रीजन में जाकर के और फिर वहां स्लाइडिंग करता था, यानी फिसलने का गेम जो खेलते हैं वो करता था। हिज बुक्स, उसकी जो किताबें हैं, विच वर अ न्यूसेंस टू हिम, जो उसके लिए एक बाधा, एक बोझ के रूप में थी, सडनली फेल्ट लाइक ओल्ड फ्रेंड्स। अब वो उसे अपने पुराने दोस्तों की तरह लगने लगी। हिज फीलिंग्स फॉर हिज टीचर टू स्टार्टेड चेंजिंग। और अब उसकी फीलिंग अपने टीचर के लिए भी चेंज हो रही थी। एंड ही फेल्ट सॉरी दैट ही वुड नेवर सी हिज लॉयल टीचर अगेन। और उसे आज सबसे ज्यादा इस बात का दुख हो रहा था कि वो अपने लवली टीचर को आज के बाद दोबारा नहीं देख पाएगा। नेक्स्ट, एम हेमल डिड नॉट स्कॉल्ड फ्रेंच। उस दिन एम हेमल ने फ्रांज को, जो कि एक केयरलेस बॉय था, उसको स्कॉल्ड क्यों नहीं किया? क्या रीजन हो सकता है? He criticized the people of Alsace। क्योंकि एम हेमल का ऐसा मानना था कि जो अल्सास के लोग हैं, पहले तो वो उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं, किस चीज के लिए? देयर हैबिट ऑफ पुटिंग ऑफ लर्निंग फॉर सम टाइम इन द फ्यूचर। कि अल्सास के लोगों की एक हैबिट है, वो हमेशा लर्निंग को नेक्स्ट डे पर या फ्यूचर पर टाल देते हैं। उनकी जो टालने की आदत है, ये टालने की आदत ही उनके लिए अपने आप में एक प्रॉब्लम है, एक ट्रबल है, जिस वजह से वो नहीं सीख पाते हैं। सेकेंड, पेरेंट्स फॉर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन देयर स्टडीज। पेरेंट्स भी अपने बच्चों की और अपनी खुद की स्टडीज में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। ना तो पेरेंट्स को अपने लिए स्टडी करने में इंटरेस्ट है और ना ही अपने स्टूडेंट की। इसीलिए एम हेमल वाज द टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। और एम हेमल का मानना यह है कि फ्रांस के लोग अपनी मदर टंग फ्रेंच लैंग्वेज को इसलिए नहीं सीख पाते हैं कि फर्स्ट उनकी टालने की आदत है, एंड सेकंड पेरेंट्स ज्यादा इंटरेस्ट इसमें नहीं। लेकिन वो केवल और केवल अल्सास एंड लॉरेन यानी फ्रेंच पीपल को ही इसके लिए कल्प्रिट नहीं मानते हैं, वो खुद को भी इसके लिए गिल्टी फील कराते हैं। वो कहते हैं ही ऑल्सो ब्लेम्ड हिमसेल्फ, अपने आप को भी ब्लेम करते हैं इसके लिए। ऑफन ही सेंट द स्टूडेंट टू वाटर हिज प्लांट्स, क्योंकि उन्होंने भी अक्सर बच्चों को अपने प्लांट्स को वाटर करने के लिए, उनको पानी देने के लिए भेजा हुआ है। और गिव देम अ हॉलीडे व्हेन ही हैड वांटेड टू गो फॉर फिशिंग। और अक्सर वो भी जब फिशिंग के लिए जाते हैं तो बच्चों को छुट्टी दे दिया करते हैं, और इसीलिए उनको लगता है कि वो भी उतने ही दोषी हैं जितने कि बाकी लोग, और इसीलिए वो उनके साथ साथ खुद को भी ब्लेम करते हुए दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मदर टंग।
यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग एज शोन इन द चैप्टर द लास्ट लेसन। एम हेमल देन टॉक्ड अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। इस चैप्टर में हम एक सीन देखते हैं जहां एम हेमल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करते हुए क्या कहते हैं, ही कॉल्ड इट द मोस्ट ब्यूटीफुल, वो इसे सबसे खूबसूरत, द क्लियरेस्ट, सबसे क्लियर, एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड मानते हैं कि ये सबसे ब्यूटीफुल है, सबसे क्लियर है, एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है स्टूडेंट्स कि एक तो वो कहते हैं कि द फ्रेंच लैंग्वेज इज मोस्ट ब्यूटीफुल, सेकंड द क्लियरेस्ट, एंड द थर्ड मोस्ट लॉजिकल। ये थ्री क्वालिटीज हैं फ्रेंच लैंग्वेज की पूरे वर्ल्ड में। He wanted the people of France to treasure their language। वो कहते हैं कि फ्रांस के लोगों को अपनी लैंग्वेज को ट्रेजर मतलब बचा के रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए, खजाने की तरह। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, whenever the people of particular nation are enslaved, जब किसी देश के लोगों को enslave गुलाम बनाया जाता है, as long as they are attached to their language, उसके बाद वो जब तक अपनी as long as, जब तक वो अपनी लैंग्वेज को क्या कहिए रहते हैं, अटैच्ड, पकड़े रहते हैं, उससे कनेक्टेड रहते हैं, इट इज एज इफ दे हैव द की टू देयर प्रिजन। तब तक ये मान के चलिए कि उनके पास जैसे उस आजादी से छूटने के लिए एक उस गुलामी से छूटने के लिए एक की उनके हाथ में हो, जैसे जेल के अंदर बंद कैदी के हाथ में चाबी होती है जिससे वो अपने आप को छुड़ा सकता है, वैसे ही जब तक किसी कंट्री के लोग अपनी मदर टंग से अटैच्ड रहते हैं तब तक उनके पास उस गुलामी से आजाद होने के लिए एक रास्ता बचा हुआ रहता है। स्टूडेंट, इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे आरटीसी कंप्लीट करने के लिए। आरटीसी में क्या होता है, हमें वर्ड्स दिए जाते हैं और उनका सिनोनिम या एंटोनिम कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको अगर इनका मीनिंग मालूम है then it will be very easy for you to solve। in great dread of, with great fear of, बहुत ज्यादा डर होना। ड्रिलिंग मीन्स अंडरगोइंग मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज, मैंने बताया है आपको कि जो आर्मी की ट्रेनिंग होती है, एक्सरसाइजेज होती हैं, उनको हम कहते हैं ड्रिल। अप्रेंटिस, अप्रेंटिस मीन्स एक ऐसा आदमी जो किसी मालिक के पास काम सीखता है, यानी ट्रेनी, अ पर्सन हु इज लर्निंग अ ट्रेड फ्रॉम स्किल्ड एम्प्लॉयर, जो स्किल्ड एम्प्लॉयर के साथ, होशियार एम्प्लॉयर के अंडर में रह करके एक ट्रेनी की तरह ट्रेनिंग लेता है, दैट इज अप्रेंटिस। अ ग्रेट बसल, अ ग्रेट बसल मतलब एक्साइटेड एक्टिविटी एंड मूवमेंट, जब बहुत ही ज्यादा हम देखते हैं कि एक्टिविटी, कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो वो एबनॉर्मल एक्टिविटी है, ऐसा मूवमेंट है, वो अ ग्रेट बसल। इन यूनिजन, ऑल एट वंस टुगेदर, यानी एक साथ। रैपिंग, स्ट्राइकिंग रैपिडली ऑन अ हार्ड सरफेस, किसी हार्ड सरफेस पर बहुत जोर से किसी चीज को ठोकना, स्पेशली इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट अटेंशन, जैसे कि टीचर करता है बच्चों की अटेंशन गेन करने के लिए स्टिक को या फिर किसी रूलर को, किसी स्केल को टेबल पर धीरे से स्ट्रक करना। काउंटेड ऑन, रिलाइड ऑन या डिपेंडेड ऑन। प्राइमर, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एन एलिमेंट्री बुक फॉर टीचिंग चिल्ड्रन टू रीड, और राइमिंग बुक इट इज। थम्ब्ड एट द एजेस, इसका मतलब जब कोई बुक अपने एजेस यानी अपनी किनारों पर थोड़ी सी मुड़ जाती है, पेज थोड़ा सा गंदे हो जाते हैं, सॉइल्ड हो जाते हैं, फट जाते हैं, या तो उसमें हल्का सा उनमें क्रैक्स आ जाते हैं, बस उसकी बात की गई है। किसी भी बुक को जब आप फ्रीक्वेंट रीड करेंगे तो उनके जो कॉर्नर्स हैं, जो उनके एजेस हैं, वो एजेस थोड़े से खराब हो जाते हैं। थंडर क्लैप, द क्रैशिंग साउंड ऑफ द थंडर। रैचेज, रैचेज एक ऐसे आदमी को कहते हैं जो विलेन, यानी ऐसा आदमी जो थोड़ा सा दुष्ट हो। सारे रिवर, ये सारे एक रीजन भी है, एक रिवर भी है जो फ्रांस एंड वेस्टर्न जर्मनी में है। क्रैंकी, क्रैंकी मीन्स बैड टेम्पर्ड, एसेंट्रिक और स्ट्रेंज, थोड़ा अजीब आदमी। रिप्रोच आवरसेल्फ विद, यानी जब हम अपने आप को ही क्रिटिसाइज करने की बात करते हैं। एट वन स्ट्रोक मीन्स बाय अ सिंगल एक्शन हैविंग इमीडिएट इफेक्ट, मतलब एक ही बार में किसी काम को कर देना। एंजेलस, a bell rung as called to recite the angelus, एक बेल जिसके बजने के बाद एंजेलस यानी एक डिवोशनल प्रेयर की जाती है। कहाँ? रोमन कैथोलिक चर्च में। बियरिंग ऑन मीन्स प्रेसिंग। विवेला फ्रांस, बात कर ही चुके हैं। लॉन्ग लिव फ्रांस। अब स्टूडेंट्स हम एक क्वेश्चन देखेंगे और ये वो क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं कवर करता है। अगर आपने इस क्वेश्चन के आंसर को प्रॉपरली लिखना सीख लिया
चैप्टर से आने वाले हर क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं और उसका आंसर लिख सकते हैं। द क्वेश्चन इज, आवर नेटिव लैंग्वेज इज पार्ट ऑफ आवर कल्चर एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है वो हमारे कल्चर का, हमारी संस्कृति का एक हिस्सा होता है और हमें इस पर गर्व होता है। हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ विलेज एल्डर्स इन द क्लासरूम। आपने देखा है कि विलेज एल्डर्स, गांव के बूढ़े लोग क्लासरूम में थे, तो उनकी जो प्रेजेंस है, एंड एम हेमल्स लास्ट लेसन शो देयर लव फॉर फ्रेंच। बूढ़े लोगों का क्लासरूम में होना और एम हेमल का जो लास्ट लेसन है, ये दोनों लव फॉर फ्रेंच को शो करते हैं, अपनी मदर टंग फ्रेंच लैंग्वेज के लिए एक लव शो करते हैं। कैसे स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करना है। इसके एक्सप्लेनेशन में जो चैप्टर है उसका क्रक्स आपको लिखना है, यानी पूरा चैप्टर ही बेस्ड है लव फॉर आवर नेटिव लैंग्वेज पर। तो इसका मतलब होल चैप्टर को बेस करके आपको इसका आंसर लिखना होगा। आइए इसका आंसर देखते हैं। अ लैंग्वेज ऑफ अ कंट्री इज द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन। किसी कंट्री की जो लैंग्वेज है वो इसकी पहचान होती है। एम हेमल इन हिज लास्ट लेसन tells his students about the beauty of their language, French, which is now being replaced by German. एम हेमल अपने लास्ट लेसन में अपने स्टूडेंट को बताते हैं कि उनकी जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो कितनी ब्यूटीफुल है, जो कि अब जर्मन लैंग्वेज के थ्रू रिप्लेस्ड होने वाली है। बिकॉज ऑफ द ऑर्डर्स दैट हैव कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से जो ऑर्डर आए हैं उसके अकॉर्डिंग अब फ्रेंच लैंग्वेज को जर्मन लैंग्वेज से रिप्लेस किया जाएगा। ही सेज दैट इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। मैंने बता दिया है आपको, पहले ही ऊपर वाली लाइन में आया था कि वो कहते हैं कि फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। ही डिस्क्राइब्स इट एज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस। जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनमें सबसे ज्यादा क्लियरेस्ट, स्पष्ट और सबसे ज्यादा लॉजिकल लैंग्वेज अगर कोई है वो फ्रेंच है। द टीचर एलेबोरेट्स द ब्यूटी ऑफ हिज कंट्रीज लैंग्वेज। टीचर इस चैप्टर में अपनी कंट्री की लैंग्वेज के महत्व को इलेबोरेट कर, उसकी इंपॉर्टेंस को इलेबोरेट करते हुए दिखाई देते हैं। He says that during the colonial rule, when the colonial powers try to enforce political and cultural dominance by imposing their own language, जब भी कोई कंट्री, जो कॉलोनाइजर्स हैं, वो किसी दूसरी कंट्री को अपनी कॉलोनी बना लेते हैं, उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं, तो वहां के लोगों को अपने अंडर करने के लिए, उनको कॉन्कर करने के लिए, उनको एंस्लेव करने के लिए वो क्या काम करते हैं, वो फर्स्ट ऑफ ऑल वहां एनफोर्स करते हैं पॉलिटिकल एंड कल्चरल डोमिनेंस, और जिसको वो किसके थ्रू करते हैं, बाय इम्पोजिंग देयर ओन लैंग्वेज। उस रीजन की लोकल लैंग्वेज को हटा करके अपनी लैंग्वेज को वहां डोमिनेट कर देते हैं। इफ द नेटिव्स आर अटैच्ड टू देयर नेटिव लैंग्वेज, फिर वो आगे कहते हैं कि अगर नेटिव यानी लोकल पीपल अपनी ओन लैंग्वेज के साथ, अपनी लोकल लैंग्वेज के साथ अटैच्ड रहते हैं, देयर आइडेंटिटी रिमेन इंटैक्ट, तो उनकी आइडेंटिटी इंटैक्ट रहती है, बची हुई रहती है, वो अनडिस्टर्ब्ड रहती है। दे कुड से they are having the key of their prison as long as they are holding fast with their language। जब तक कि वो अपनी लैंग्वेज से के साथ अटैच रहते हैं, तब तक ये मान के चलिए कि उनके पास उस जेल से, उस गुलामी से आजाद होने की है। These words of M. Hamel create a sense of reverence in the hearts of village elders। बस एम हेमल के यही वर्ड्स थे जिन्होंने अपनी मदर टंग के लिए इन विलेज एल्डर्स, विलेज गांव के बूढ़े लोगों के अंदर अपनी लैंग्वेज के लिए रेफरेंस, एक सम्मान, एक आदर क्रिएट करने की कोशिश की। हु हैव कम टू थैंक हिम, जो कि एम हेमल को थैंक यू बोलने आए थे, फॉर हिज 40 years faithful service to their language and regret not paying sincere attention towards it। जो बूढ़े लोग एम हेमल को उनके 40 years की सर्विस के लिए थैंक यू बोलने आए थे, और साथ में इस बात के लिए रिग्रेट करने आए थे कि हम यहाँ रहते हुए भी, आपके अंडर रहते हुए भी अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं सीख पाए। स्टूडेंट, ये तो एक क्वेश्चन का आंसर है जो मैंने आपको थोड़ा सा कैसे, किस टाइप से आपको आंसर फॉर्म करना है उसके एक जनरल आइडिया के लिए रखा। अब इस चैप्टर की वो कौन सी लाइन है जो एम हेमल को, इस चैप्टर की वो कौन सी लाइन है जो फ्रांच को एंड वहां के ओल्ड पीपल जो हैं अल्सास एंड लॉरेन के, उनको सोचने पर मजबूर कर देती हैं, उनको रिग्रेट फील कराती हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। उस पर थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि ये मेरी फेवरेट लाइन्स हैं, मुझे इस चैप्टर की सबसे अच्छी लाइन्स लगती हैं। एंड आई होप अगर आप इनको समझते हुए चलेंगे
तो फिर इस चैप्टर के किसी भी आंसर को करने में आपको प्रॉब्लम नहीं। आई होप आपकी बुक में ये पेज नंबर 5 पर होगा। इनको मैंने जिस तरह से हाईलाइट किया हुआ है, आप भी इनको हाईलाइट कर लीजिएगा, एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रांज कहता है, आई हर्ड एम हेमल से टू मी, एम हेमल ने मुझसे कहा। ये केवल और केवल एम हेमल फ्रांस से ही नहीं कहने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि वो कह रहे हैं, वो एड्रेस कर रहे हैं हर उस स्टूडेंट से जो कि एम हेमल के टीचर रहते हुए भी उनसे फ्रेंच लैंग्वेज को सही तरीके से नहीं समझ पाया। वो कहते हैं, आई वोंट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रांच, लिटिल फ्रांच आज मैं तुमको डांटूंगा नहीं, यू मस्ट फील बैड इनफ, क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी बहुत ज्यादा बुरा ये लग रहा होगा ये जान करके कि सी हाउ इट इज, देखो ये क्या हो गया। एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्फ, हर दिन हम खुद से कहते, क्या कहते, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, अरे छोड़ो मेरे पास तो प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत ज्यादा टाइम है, पर्याप्त समय है, सफिशिएंट टाइम है। आई विल लर्न इट टुमारो, इस फ्रेंच लैंग्वेज को कल सीख लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, लेकिन तुम देख रहे हो हम कहाँ आ चुके हैं। वी डोंट हैव एनी मोर टाइम, आज हमारे पास ज्यादा टाइम अब नहीं है। आह दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सास, फिर वो आगे कहते हैं कि यही तो अल्सास के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है। ट्रबल, ट्रबल मतलब यहाँ प्रॉब्लम से, अल्सास के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही तो है कि अल्सास के लोग जो हैं वो इतने आलसी हैं कि वो हर काम को अगले दिन पर टाल देना चाहते हैं। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, यहाँ शी वर्ड जो आया है वो अल्सास के लिए है। अल्सास हर काम को, हर लर्निंग को अगले दिन पर टाल देता है। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से यू, और देखो वो जो लोग हैं ना, प्रूशियन आर्मी के लोग, इन्वेडर्स जिन्होंने हमको इन्वेड कर लिया है, उनके पास ये कहने का पूरा राइट है, पूरा हक है, वो आज तुमसे हक से कह सकते हैं, हाउ इज इट, कैसा लगा, क्या, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, देखो तुम अपने आप को फ्रेंचमैन शो करते हो ना, तुम दिखाते हो कि तुम एक फ्रेंचमैन हो, एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और अब तक तुमने अपनी ओन लैंग्वेज को ना तो स्पीक करना सीखा, ना ही राइट करना सीखा, ना तो तुमने आज तक अपनी लैंग्वेज को, तुम अपने आप को फ्रेंच दिखाते हो और तुमने अभी तक अपनी लैंग्वेज को लिखना और बोलना नहीं सीख पाया। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, लेकिन लिटिल पुअर फ्रेंच, इसमें केवल तुम्हारी गलती नहीं है, तुम ही बुरे नहीं हो। वी ऑल हैव अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्फ विद, वी ऑल, हम सब, अ ग्रेट डील ऑफ, बहुत ज्यादा, ग्रेट डील ऑफ मतलब बहुत बड़ी मात्रा में, रिप्रोच कंडेम करना, बुराई करना, आवरसेल्फ विद, आज हम सबको अपनी बहुत बहुत बुराई करनी चाहिए इस चीज के लिए, यानी हम सबको खुद को ब्लेम करना चाहिए। यहाँ रिप्रोच का मतलब ब्लेम से है, केवल हम तुमको ब्लेम नहीं कर सकते, इसमें तुम्हारी कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना, बुराई हमारी है, कमी हमारी है, हमें खुद को आज रिप्रोच करना होगा, ब्लेम करना होगा, इसके लिए कि हम फ्रांस में रहते हुए भी अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को लिखना और बोलना आज तक नहीं सीख पाए। फिर आगे वही बात जिसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं, योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे पेरेंट्स कभी इतने ज्यादा एंक्सियस नहीं रहे, एक्साइटेड नहीं रहे कि वो तुम्हें पढ़ना सिखा सके और पढ़ने भेज सके। दे प्रीफर टू पुट यू वर्क ऑन अ फार्म, वो ये प्रीफर करते रहे कि तुम जाके फार्म में काम करो, खेतों में काम करो, एट द मिल्स, और मिल्स में काम करो, जिससे कि एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जिससे तुम्हें थोड़ा ज्यादा पैसे मिल सके। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझे खुद को भी ब्लेम करना है, क्यों, हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू द वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैंने लेसन्स पढ़ने के बजाय तुम्हें अपने फूलों में पानी डालने के लिए नहीं भेजा। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फॉर फिशिंग, और जब मैं फिशिंग के लिए जाना चाहता था, आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दी, इसीलिए नॉट ओनली यू बट मी ऑल्सो आर कल्प्रिट ऑफ इट, बस इतनी सी बात है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको हाईलाइट कर लीजिए और इनको बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए, बिकॉज दीज ऑल आर गोइंग टू हेल्प यू ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। सो इन दिस वे वी हैव completed this chapter and we just see you in the next video. Bye.